साइबर अपराधियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया साइबर थाना दरभंगा लहरियासराय में शनिवार को। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी दरभंगा राहुल कुमार ने हमारे बीटीएन न्यूज चैनल के संवाददाता सरफराज आलम से बात करते हुए कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। लोग ऐसे साइबर अपराधियों के झांसे में न आए और सतर्क और सजग रहने को कहा गया। अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड कॉल आता है और आपको लगता है कि बस कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो ऐसे में आप साइबर थाना को कॉल कर सकते हैं, अपने स्थानीय थाना में शिकायत कर सकते हैं और इसके अलावा 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। साइबर डीएसपी राहुल कुमार ने कहा कि हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। लोगों को लगता है कि वह रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है। उसके बाद वह एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो बायोडाटा है वह शेयर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग में चेंज करते हैं और जैसे ही आप उसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जो एप्लीकेशन होता है, तो उसे आप परमिशन दे देते हैं। उसके बाद साइबर फ्रॉड आपके मोबाइल को का एक्सेस करने लगता है और कुछ समय बाद आपके साथ साइबर फ्रॉड प्रक्रिया करने के बाद आपके अकाउंट से जमा रकम को निकाल लेते हैं और साइबर फ्रॉड के द्वारा आपके साथ ठगी हो जाती है। इसको लेकर दरभंगा में बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉल के शिकार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत दरभंगा साइबर थाना को मिली है। इसी को संज्ञान में लेते हुए लोग साइबर फ्रॉड का शिकार न हो, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी तरह का फ्रॉड कॉल करते हैं तो बिना सोचे समझे उसको किसी भी प्रकार की परमिशन न दे और कोई भी ओटीपी मांगे आपसे तो उसे न दे। जी सर, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो साइबर अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिससे हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइबर थाने में कुछ केस आई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपडेट करने के लिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया गया है। इसमें ये होता क्या है कि विक्टिम को एक फ़ोन आता है और बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके स्मार्ट मीटर को वो रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। रिचार्ज का जो अमाउंट रहता है वो 5 से 10 रुपये होता है। वो बोलते हैं कि अपने मीटर को 5 या 10 रुपीज़ से रिचार्ज कर लीजिए। लोगों को लगता है कि वो रियलिटी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद वो एक छोटा सा ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो बायोडाटा है वो शेयर करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेटिंग्स में चेंज कराते हैं। जैसे ही उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वो ऐप होता है जिससे आप परमिशन देते हैं रिमोट एक्सेस करने के लिए। तो रिमोटली वो आपके मोबाइल को एक्सेस करने लगते हैं। उसके साथ आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है और आपके अकाउंट से मोटी रकम निकाल लिया जाता है। तो ये मोडस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे। अभी खूब दरभंगा में बहुत सारे कॉल्स आए हैं और बहुत लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। तो मैं इसके लिए साइबर अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। कोई भी आपको कॉल करता है किसी भी डिपार्टमेंट से, इधर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कॉल करे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह का डाटा आप शेयर ना करें, ना ओटीपी दें, और आप उसके लिए कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ जाएं, भौतिक रूप से सत्यापन करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ बात करें। जब वो कुछ बोलते हैं अपडेट करने के लिए तभी शेयर करें। और इस तरह का कोई कॉल आता है और आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है तो आप साइबर थाने में कॉल कर सकते हैं, 1930 पर कंप्लेन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे कर सकते हैं। कोई लोकल थाने का भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जब तक सजग नहीं होंगे तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और ये मोडस बन चुका है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मी को बताते हुए इस तरह का साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो इसको रोकथाम करने के लिए आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको हेल्प करने के लिए 24/7 यहाँ हैं। तो कोई भी किसी भी एजेंसी का नाम लेके आपको कोई डाटा एज वेल एज कोई ओटीपी शेयर करने के लिए बोलता है, कुछ भी करने के लिए बोलता है, तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद जाएं, वहाँ के अधिकारी कर्मी से बात करें, तभी कुछ आगे करें। क्या लग रहा है ये इस तरह का जो मामला है, किस तरह से वो पहले अपने प्रलोभन में लेता है और किस तरह से ये करता है? मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के नाम पे आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि 5 या 10 रुपया जो मिनिमल अमाउंट है अपने मीटर्स को रिचार्ज कर लें, जिससे आपको लगेगा कि वो सच में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है।
उसके बाद आपको एक ऐप बोलेगा, उस ऐप में सारा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है और कुछ सेटिंग्स चेंज करवाता है। वो ऐप एक तरह का जैसे APK फाइल होता है और एनी डेस्क टाइप का ऐप होता है जो रिमोट एक्सेस कर सकता है आपके मोबाइल को। आपके मोबाइल को वो एक्सेस करता है, उसके बाद आपके मोबाइल से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए भारी रकम आपके अकाउंट से निकाल लेता है और आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कोई भी अननोन कॉल है और वो बोलता है कि हम सो कॉल्ड डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से है, वाटर डिपार्टमेंट से है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप फिजिकली रूप से उस डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ के कर्मी, वहाँ के ऑफिसर से बात करें, तभी किसी तरीका का आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इस तरीका से फ़ोन पे करके आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं मांगती है। और आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सजग नहीं होंगे इस तरह के क्राइम को रोका नहीं जा सकता है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए हम पुलिस एज वेल एज पब्लिक को साथ मिलकर लड़ना होगा। और कोई भी फ़ोन कॉल आता है जिस पे आपको लगता है, डाउट होता है, तो उसके लिए 1930 पे कॉल करें। cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर थाने आ सकते हैं, कोई लोकल थाने जा सकते हैं। पुलिस 24/7 आपको हेल्प करने के लिए सजग है। इससे पहले भी इस तरह का मामला कई लोगों के साथ हो चुका है। महीनों से ये चल रहा है साइबर फ्रॉड का, और लोगों को मीटर रिचार्ज करने के नाम पे कहा जाता है कि आप लोग जो है रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। सारा डाटा रखता है जो कंज्यूमर है और उनको फ़ोन करता है। तो ये महीनों से इस तरह का चल रहा है। हमारे चैनल BTN न्यूज़ पे भी इसका प्रसारण हो चुका है इससे पहले भी। तो क्या लग रहा है, काफ़ी समय से, महीनों से ये साइबर फ्रॉड का ये धंधा चल रहा है, तो आखिर इस पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा? आप लोग किस तरह से इसे अंकुश लगाएंगे? इसमें अंकुश लगाने के लिए मैं खुद भी बोला हूँ कि पब्लिक को सजग होने पड़ेगी। ये कोई धंधा नहीं चल रहा है। ये लोग कॉल कर रहे हैं और रैंडम बेसिस पे किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉल करते हैं और आपको झांसे में लेते हैं। आपको बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हैं या वाटर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई हैं और आपसे मीटर को रिचार्ज करने के लिए बोलते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कोई अननोन कॉल आए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलती है तो उस पर विश्वास ना करें। क्योंकि कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको कॉल नहीं करती है। उससे अच्छा मान लीजिए आपको कोई बोले कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके वहाँ के कर्मी एज वेल एज ऑफिसर से मिलें कि क्या बात है, तभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। यदि आप थोड़े से भी विजिलेंट हो जाएंगे तो इसको पूरी तरीक़ा से रोक दिया जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं जो साइबर फ्रॉड है, कहीं ना कहीं इतना सारा डाटा कहाँ से उपलब्ध कर लेता है और लोगों को सटीक उसका मोबाइल नंबर, कंज्यूमर नाम, एड्रेस, सारा चीज़ बताता है। तो कंज्यूमर को लगता है कि ये सही बात है और कहीं ना कहीं कंज्यूमर उनको जो है ऑनलाइन के माध्यम से पैसा किसी जो है इस पे भेज दिया जाता है और वो ठगी का शिकार। ये कंज्यूमर को सटीक नाम नहीं बताता है। कंज्यूमर का रैंडम नंबर ये लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मीटर हर के घर में लगी होती है और उसमें ये बोलते हैं कि 10 या 5 रुपए का रिचार्ज आप अपने मीटर पर करें, जिससे कंज्यूमर को विश्वास होता है कि रिचार्ज तो मेरे ही मीटर पर करवा रहा है। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है जिसमें सारा कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलता है। तो कंज्यूमर को ये विजिलेंट होना है कि कोई फ़ोन करके ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हूँ और अपने मीटर पर रिचार्ज करें, तो उनके बातों में ना आए। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके आप वहाँ के कर्मी चाहे वहाँ के ऑफिसर से बात करें कि क्या इस तरह की कॉल आई थी, और ऐसा करने पर हम लोग पूरी तरीक़ा से इस तरह के क्राइम पर अंकुश लगा लेंगे। नया तरह से ये लोगों ने एक अपना धंधा बना रखा है और साइबर फ्रॉड जो इस तरह से लोगों को ठगी करता है, तो आखिर क्या बड़े पैमाने पे इसको देखना होगा और ऐसे लोगों पर अंकुश? जो भी जिस तरह 2-4 केस हमारे पास आई है उसको हम लोग ने रजिस्टर्ड किया है और जो भी नंबर रिलेटेड आ रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मगर इसको अच्छे से रोकने के लिए एक जनरल अवेयरनेस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता चल सके कि ऑनलाइन कोई भी अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा है तो उसको अटेंड ना करें। मैक्सिमम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से कोई बोलता है तो फर्दर ये बहुत अच्छा रहेगा, क्राइम नहीं हो पाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको रोक सकते हैं। नीट 2025 का रिजल्ट शनिवार को NTA द्वारा जारी कर दिया गया। प्रसिद्ध शिक्षण संस्था ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने ऐतिहासिक व सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल कर एक बार पुनः संस्था के श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। ज्ञात हो कि संस्था पिछले 11 वर्षों से मेडिकल और IIT में प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देती आ रही है। छात्र प्रिंस राज ने अपनी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 390, साथ ही संस्थान के अन्य बच्चे भी अपने अपने श्रेणी में साद नवाज ऑल इंडिया रैंक 1209, आसिफ रजा
ऑल इंडिया रैंक 2092, रिया श्री ऑल इंडिया रैंक 3107, ईशा सिंह ऑल इंडिया रैंक 3258, बबली गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 3795, आस्था रश्मि ऑल इंडिया रैंक 5696, संदीप ऑल इंडिया रैंक 6606, रिया झा ऑल इंडिया रैंक 3261, विपुल ऑल इंडिया रैंक 3679, हर्ष ऑल इंडिया रैंक 2261, प्रियांशु ऑल इंडिया रैंक 3107, नौशाद आलम ऑल इंडिया रैंक 11937 सहित तकरीबन 2 दर्जन बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में अपना नामांकन सुनिश्चित करवाया है। साथ ही साथ आमना करीम, नीली, भव्या, प्राची, समृद्ध सिंह, आशुतोष, नयनश्री, प्रिया, मयंक सहित दर्जनों बच्चों ने भी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर अपनी संस्था की श्रेष्ठता को राज्य स्तर पर पुनः सिद्ध किया है। संस्था के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने तमाम सफल बच्चों के साथ मीडिया को जानकारी दी कि नीट 2025 में ओमेगा के 20 से अधिक बच्चों ने बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। इस तरह के श्रेष्ठ प्रदर्शन के पीछे बच्चों का सतत प्रयास, संस्था के अनुभवी शिक्षकों का कठिन परिश्रम और पूरे ओमेगा परिवार के सभी सदस्यों का समर्पित सहयोग रहा है। इस मौके पर ब्रांच हेड प्रवीण कुमार सहित ओमेगा के पूरे मैनेजमेंट टीम, रोशन कुमार, अनुराग, चंद्रमणि, प्रभाकर, आलोक, लड्डू जी, कमल, पूजा, नूतन, तनुजा, पुष्पांजलि, स्वीटी व अन्य सभी को भी उनके उत्कृष्ट सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही सभी अभिभावकों को भी संस्था पर अपना अटूट भरोसा रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आगामी सत्र का नामांकन चल रहा है। टारगेट नीट 2026 के लिए दूसरा बैच 19 जून को प्रारंभ हो रहा है। कक्षा 11वीं के फाउंडेशन का नया बैच 19 जून से हो रहा है। इस अवसर पर संस्थान के दर्जनों पूर्ववर्ती छात्र छात्रा उपस्थित थे, जिन्होंने अपने जूनियरों को उत्साहित किया। ओमेगा आने वाले वर्षों में भी मेडिकल, IIT और बोर्ड में बेहतरीन परिणाम देने के लिए कृत संकल्पित है। नंबर 1 पर है, क्या कहेंगे? ईश्वर का बहुत बड़ा अनुकंपा है हम लोगों पे। ओमेगा स्टडी सेंटर ये 11वें वर्ष में है और लगातार पिछले 11 वर्ष से हम लोग प्रत्येक साल IIT हो, नीट हो, बोर्ड हो, हर एग्जाम में हम लोग अपना बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से स्टेट लेवल पे हमारा टॉपर रहा है। लास्ट ईयर हमारा बिहार और झारखंड दोनों का टॉपर रहा है और नीट 2025 की अगर बात करते हैं तो इस रिजल्ट के साथ, चूंकि आप सब जानते हैं कि इस बार का जो नीट हुआ वो एक टफ जोन में था और बच्चों को हाई स्कोर वाली बात जो थी वो पूरे देश में कंफ्यूजन का स्थिति था। लेकिन कल जैसे ही रिजल्ट आया, हमारे बच्चों ने अपनी श्रेष्ठता फिर से सिद्ध की और इसके पीछे जो हमारे टीचर्स हैं उनका डे नाइट का जो हार्ड वर्क है और हमारे पेरेंट्स का जो है और साथ ही पूरा का पूरा ओमेगा परिवार, जिसके सारे मेंबर्स, उस मेंबर्स में आप लोग भी आते हैं, हमारे सारे अभिभावक भी आते हैं, तो इन सब लोगों का एक सम्मिलित समर्पित सहयोग रहा है। इसका नतीजा है कि प्रत्येक साल, पिछले साल भी आपने देखा कि 40 से ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने दिया था। इस बार भी इससे पहले IIT एडवांस का रिजल्ट आया, JEE मेंस का रिजल्ट आया। हमारे बच्चे ने राज्य स्तर पे नीतीश आनंद का जो एडवांस का रिजल्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है इस स्टेट के लेवल पे। और इस बार भी प्रिंस राज और हमारे तमाम बच्चे, रिया है, नौशाद है, सादिक है, बबली है, हर्ष है, ऐसे तमाम बच्चे, मयंक है, अमन है, तो इन सारे बच्चों ने, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने एडमिशन को लगभग सुनिश्चित कर लिया है। और साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भी उम्मीद है कि उनको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और इस सफलता की जब जहां तक बात करें तो आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग बहुत बड़े सेलिब्रेशन में आज हैं और तमाम अभिभावक भी आप लोगों के सामने यहाँ हैं। और बट मैं स्पेशली बोलूंगा अपने बायो के जो HOD हमारे हैं, डॉक्टर शशि, साथ ही रोशन सर हैं, RK जी सर हैं, RKY सर हैं, निशिकांत सर हैं और तमाम ऐसे टीचर, उनकी जो पूरी टीम है और उसका जो नेतृत्व हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर सुमित सर कर रहे हैं, तो इन लोगों का जो एक पूरा का पूरा जो योजना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, वो काफी सफल रहा है। और फिर से मैं ईश्वर को फिर से आभार देता हूँ। हमारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना उनके बेहतर भविष्य के लिए। और स्पेशली मैं MD सर को एक बार कहना चाहूंगा कि इन बच्चों को इस मुकाम पर लाने के बाद भी आगे, चूंकि ये आगे भी गाइड करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश है। मेरा पहला संतान जो है क्वालिफाई किया। भावुक क्षण है अभी आपका,
क्या कभी ऐसा मोड़ आया जिस वक्त आपको लगा कि हम अपनी बच्ची को नहीं दे पाएंगे? लाइफ में बच्चा जो होता है ना, बच्चा जो कामयाब होता है गार्जियन बहुत खुश। किनको श्रेय देंगे ये सफलता के पीछे? इसमें ओमेगा टीम है, बच्चा है, हमारी वाइफ है, सब होगा से। आज आपका सपना साकार हो गया है, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी है, व्यक्त नहीं कर सकते। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या कभी ऐसी घड़ी लगा जिसमें बिजनेस में पढ़ाई में कोई अड़चन आई या कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? उसके लिए सब अड़चन तो हमेशा आया है, लेकिन उसके लिए हमारे सुमित सर हैं जो बहुत कोऑपरेट किए। हमारे और बच्चे भी यहाँ हैं, वो भी अच्छे स्टूडेंट हैं और सबको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस परिवार को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरजीत बच्चे का क्या कुमार, नाम? बबली गुप्ता। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार, घर कहाँ? जाले। श्रेय किनको? श्रेय मेरे पूरे ओमेगा सर को, ओमेगा में जितने भी सर हैं हम लोग ज़्यादा पढ़ाए गए, और फिर बायोलॉजी के टीचर, मतलब कि जो भी टीचर हैं हम लोग पढ़ाए हैं, फिजिक्स के सर, केमिस्ट्री के सर सबको, और सुमित सर को जो, और फिर बाकी जो भी डीवीपी हमें दिया जाता था, टेस्ट दिया जाता था, हम लोग गाइड किया जाता अच्छे से पढ़ने के लिए, इसलिए उन लोग को दिया जाता है। क्या कहेंगे इस सफलता में कितनी खुशी हुई? परिवार वालों का कितना सपोर्ट मिला? परिवार वालों का पूरा सपोर्ट था, लेकिन ड्रॉप भी तब तो देते हैं लोग पढ़ने के लिए, और फिर वही परिवार वालों को। बैकग्राउंड क्या? फादर क्या करते हैं? फादर मेरे कंपाउंड। यानी मन में ठान लिए थे कि हमें डॉक्टर बनना है? यस। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस राज। टफ सिचुएशन को भी टैकल करके और इस बारे में रिजल्ट दिया है ऑल इंडिया रैंक 3107, क्योंकि हमारी फैकल्टी टीम, मेंटरशिप सब कुछ इतना अच्छा हुआ। हमें इतने अच्छे लेवल पे पढ़ाया गया और ट्रेन किया गया कि हमने उस टफ सिचुएशन में भी अपना रिजल्ट दिया। और जहाँ तक की बात है फैकल्टीज की, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और जितने भी मतलब इतने अच्छे लेवल पे पढ़ाया कि क्वेश्चंस हमारे जो नीट के क्वेश्चन इस बार टफ आए, तो उसमें ज्यादा परेशानी ना हो के हमने ये रैंक दिया और ये रिजल्ट दिया इस बार। श्रेय मैं पूरे ओमेगा टीम को देती हूँ, स्पेशली जो हमारे मेंटर है सुमित सर, उनको भी देती हूँ, और सारे फैकल्टीज जिन्होंने हमें इतना गाइड किया, इतना पढ़ाया, ताकि हम इस टफ सिचुएशन को भी हैंडल कर सके। कभी ऐसा मुश्किल घड़ी आई जिस वक्त आपने सोचा कि मुझे ये चीज नहीं हो पाएगा? नहीं, हमें ऐसा हमेशा से मोटिवेट किया था, इस कारण से हमारे मन में ऐसा कभी नहीं आया कि हमसे ये नहीं हो पाएगा या कभी ये नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा नाम टीएस। बहुत बड़ा रिजल्ट है, और ऐसा रिजल्ट हम लोगों ने भी पहली बार दिया है जिसमें 20 से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 16 बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और इस बार का एग्जाम बहुत ही टफ था, लेकिन हमारे यहाँ के जो फैकल्टी टीम है, जैसा सर ने बताया आपको, एक लंबे समय से एक टीम को लेकर के ओमेगा चल रही है, जो सभी लोग बच्चे को इस तरह से तैयार किए थे कि उतने टफ सिचुएशन में भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। और यह रिजल्ट अगर जेन्युइन बात करें तो ओमेगा हमेशा उसी बच्चे को रिजल्ट में दिखाता है जिसको ओमेगा पढ़ाता है या ओमेगा के टीचर पढ़ाते हैं। तो ये रिजल्ट स्टेट लेवल पे सबसे बेस्ट रिजल्ट है, जहाँ पे एक सेंटर से इतना ज्यादा बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2025 में जा रहा है। आगे इससे और बेहतर का हम लोग कोशिश करते रहेंगे। कुल कितने स्टूडेंट हैं इस बार कंप्लीट किए? अभी तक के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक इस साल अभी तक जो रिजल्ट हम लोगों के पास आया, इस साल के जो बच्चे अपियर हुए थे, उसमें ऑल इंडिया रैंक 29,000 के अंदर हमारा 23 बच्चा है, और 35,000 के अंदर लगभग 28 बच्चा है। तो ऐसे 5 बच्चे और है जिनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं ये फाइनल नहीं है, लेकिन 23 बच्चे का कॉलेज मिलना 100% कन्फर्म है लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से। कितने अच्छा? 7 बच्चियां हैं, बाकी बच्चे हैं। खुशी दे रहे हैं जो जितने भी संचालक इसलिए कि उन्होंने जो मेहनत की है उसी के बल पर बच्चा आगे निकल रहा है, जो ही बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन मेरा लड़का 2022 में भी यही एडवांस निकाल चुका है, और इस बार जो छोटा लड़का है वो भी इस बार यानी दोनों बच्चे आपके ओमेगा से ही? दोनों बच्चे यही से निकले हुए, ओमेगा से ही निकले हैं। क्या करते हैं आप? हम अभी प्राइवेट जॉब में ही है, लेकिन अपना खुद का भी है, चल रहा है। क्या नाम है आपका?
शहर के दिग्गी पश्चिम तट पर स्थित प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल दरगाह हजरत भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह परिसर में आयोजित 5 दिवसीय 376वें उर्स का समापन शनिवार रात को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ। पूरे उर्स के दौरान इलाका रूहानियत से सराबोर हो रहा था। दूर दराज से आए अकीदतमंदों की भी भीड़ सुबह से शाम तक मजार शरीफ के जियारत करती रही। लोगों ने अपनी मन्नतें लेकर दुआ की। औरतों ने सुनी गोद भरने की तमन्ना के लिए अश्कों से दुआ मांगी। माहौल पूर्णतः आस्था और भक्ति से ओतप्रोत हो रहा था। स्थानीय प्रशासन, शांति समिति, दरगाह के खादिमों और स्वयंसेवकों ने मिलकर बेहतर प्रबंध किए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी राहुल कुमार और प्रशासन के अन्य अधिकारियों की सक्रियता से सुरक्षा व सुविधा दोनों सुनिश्चित की गई। इतना छोटा हाइट ही कम जा रहा है। बीते 4 दिनों में दरभंगा में 5 अज्ञात लावारिस शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है। इनमें से 4 की विधिवत अंत्येष्टि कबीर सेवा संस्थान द्वारा कर दी गई। एक अज्ञात शव जो बहादुरपुर थाना का था, विधिवत कागजात प्रक्रिया नहीं होने के कारण उसकी अंत्येष्टि संस्थान ने नहीं की। इन चारों शव में ब्यौरा, जगह, तिथि, हुलिया इत्यादि से कोई पहचान मिलने के लिए कबीर सेवा संस्थान ने मीडिया, सोशल मीडिया माध्यम से इसे प्रसारित कर इनकी पहचान होने या संकेत मिलने पर आम लोगों से इनके परिजन की खोज की अपील की। अज्ञात शवों में 8 जून को दरभंगा अस्पताल में लगभग 60 वर्षीय पुरुष की इलाज के दौरान मौत होने पर परिजन ने छोड़ दिया। उसका अंकित पता गलत था, जिस कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। दूसरा शव अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन के पास पड़ी एक अधेड़ महिला की मिली थी। उसके शव की भी पहचान नहीं हो सकी थी। तीसरा शव लहरियासराय थाना अंतर्गत खौजासराय मोहल्ला में लगभग 65 वर्षीय पुरुष की है, जिसे बीमार अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां 9 जून को उसकी मौत हो गई थी। चौथा शव मनीगाछी थाना अंतर्गत लगभग 30 वर्षीय महिला की है, जो दरभंगा सकरी रेल लाइन के कन्हौली के पास 28 मई को अचेतावस्था में मिली थी। इसका इलाज अस्पताल में चलने के बाद इसने 10 जून को दम तोड़ दिया। इन सभी का 3 से 4 दिन पोस्टमार्टम के बाद शव रखने के बाद भी कोई पता नहीं चलने पर संबंधित थाना द्वारा कबीर सेवा संस्थान को अंत्येष्टि के लिए शव सौंपा गया, जिसके उपरांत संस्थान ने विधिवत इन शवों की अंत्येष्टि मुक्तिधाम बीगो में 12 जून से 15 जून के बीच कर दी। सभी शवों की अस्थि कलश संस्था ने सुरक्षित रखी है। 5वां शव बहादुरपुर थाना अंतर्गत बिना विवरण, ब्यौरा और अधूरा सादा कागज पर बिना मुहर के लाया गया था, जिसे पूर्ण कर लाने के लिए कहा गया था। इस तरह 4 दिनों में कुल 5 अज्ञात शव विभिन्न थाना अंतर्गत मिलने के बाद विधिवत प्रक्रिया कर इनमें 4 की रीति रिवाज के साथ कबीर सेवा संस्थान ने अंत्येष्टि की है। इस संबंध में उपलब्ध फोटो, पहनावा, पहचान, तिथि, स्थान इत्यादि के आधार पर किन्हीं को इनकी पहचान मिलने पर संबंधित थाना या कबीर सेवा संस्थान से संपर्क करने की अपील संस्था द्वारा की गई है। संस्थान के संरक्षक नवीन सिन्हा के अनुसार सभी अज्ञात शवों की अंत्येष्टि के बाद उसका अवशेष कबीर सेवा संस्थान सुरक्षित रखता है। कई मामले में परिजन महीनों बाद सूचना मिलने पर खोज में आते हैं, जिन्हें आश्वस्त होने पर उनकी अस्थि परिजन को सौंप दी जाती है। 1 वर्ष तक कोई दावा नहीं होने पर संस्था के सदस्य अस्थियों को विधिवत सिमरिया में विधि विधान के साथ प्रवाहित करते हैं। अभी कबीर सेवा संस्थान के बाड़मेर वार्षिकोत्सव 11 जून के एक दिन पूर्व संस्थान के आधा दर्जन सदस्य भोला गुप्ता, सुरेंद्र महतो, मुकेश राय, अरुण महतो, पप्पू प्रधान ने 1 वर्ष से जमा 78 अस्थि कलश का विसर्जन सिमरिया घाट में किया है। इसी तरह कोरोना काल के सभी 238 अस्थि कलश का विसर्जन भी 2021 के आखिरी महीने में, जब कोरोना दम तोड़ने लगा था, विधिवत अस्थियां प्रवाहित की गई थी। दरभंगा में आपसी पारिवारिक विवाद जमकर बढ़ गया। तमाम घटना पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार ने कहा कि संपत्ति को लेकर आपसी पारिवारिक विवाद है। वहीं तमाम घटना के संबंध में पत्रकारों ने एसडीपीओ दरभंगा अमित कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि मामला पारिवारिक विवाद का है, जो काफी दिनों से चल रहा है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है और पारिवारिक स्तर पर बुलाकर समझकर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली, उसके अनुसार दरभंगा जिला के पतौर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने
हिंसक रूप ले लिया। सीसीटीवी में सारी वारदात कैद हुई है। दरभंगा जिला के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुधा चट्टी चौक से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताई जा रही है युवक ने अपने ही परिजनों, पिता, बहन और 2 भाइयों पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपने 75 वर्षीय वृद्ध पिता रामशंकर चौधरी के साथ न केवल बेरहमी से मारपीट की और भी परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है। अब बात चाहे जो हो, गलती किसकी है, किस ओर से यह विवाद बढ़ा, जांच का विषय है। इस मामले पर एसडीएम सदर विकास कुमार ने जानकारी दी कि यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है और पार्टीशन का केस कोर्ट में लंबित है। सड़क मार्ग को बाधित करने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने हस्तक्षेप कर रास्ता खुलवाया है। अगर मारपीट की घटना की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तमाम घटना पर एसडीपीओ अमित कुमार ने क्या कुछ कहा, हम आपको उनकी बातों को सुना रहे हैं। सर, ये पतौर थाना क्षेत्र के सुधा चट्टी पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसमें कि वृद्ध पिता को एक युवक मार रहा है। उसके बाद ताला लगा देने का मामला, उसके बाद 2-3 थाना की पुलिस वहां पर पहुंची थी। तो आखिरकार क्या मामला है? देखिए, मामला उनका पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक काफ़ी दिन से चल रहा है और रात से कुछ ऐसा ड्रामा हो रहा है कि अंदर एक तरफ से ताले को बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता है, लेकिन लोग निकल नहीं रहे हैं। इस ताले को तोड़वाने पर प्रशासन की मदद के लिए आमादा है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है, पारिवारिक स्तर पर बुलाकर समझाकर किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर जो आरोप है उसका जांच करेंगे क्या? क्योंकि 4 आवेदन दे दिया है। एक पक्ष ने कहा कि 4 आवेदन दिए लेकिन हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आवेदन उन्होंने दिया है, उस स्तर पर वो आए हैं, लेकिन जो पारिवारिक मामला है उनका पारिवारिक विवाद है, दुकान के स्वामित्व को लेकर विवाद है, उनका इंटरनल मामला है। इसमें कोई सर, जिसके ऊपर ये आरोप है कि पिता को मारा है, उसके ऊपर केस दर्ज था, वो फिर भी लहरियासराय के आसपास घूमता रहता था। इस सबकी जानकारी ली जाएगी। सर, ये रामशंकर चौधरी वृद्ध हैं 75 वर्ष के, उनके पुत्र बालकृष्ण चौधरी है। आखिरकार वहाँ क्या मैटर होता है जिस वजह से आप लोगों को मजिस्ट्रेट वहाँ पर नियुक्त करना पड़ा या फिर बहुत सारे थानों की पुलिस वहाँ पर पहुँची? क्या मैटर हुआ वहाँ पर सर? जैसे मेरी जानकारी है, एक पारिवारिक विवाद है संपत्ति को लेकर, जिसमें शायद पार्टीशन छूट भी चल रहा है। सुबह थाना प्रभारी के द्वारा मुझे बताया गया कि परिवार के लोगों ने जो दुकान है उसी से रास्ता है उसको बंद कर दिया है, तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि रास्ता किसी का आप रोक नहीं सकते, पीछे से भी रास्ता मौजूद है लेकिन मेन रास्ता वही है, उसके लिए अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जाके उसको खुलवा दें। तो क्या वहाँ जो एक्चुअल है उसको जांच भी करना जरूरी है? जो अगर जैसा आपके द्वारा भी, आप बाकी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना है, तो एफआईआर करके जरूर कार्रवाई की जाएगी। एक ही रात में कल शाम करीब 8:36 पर बालकृष्ण चौधरी, जो कि सुधा चट्टी पर किराना की दुकान चलाते हैं, उनके द्वारा अपने पिताजी रामशंकर चौधरी एवं हमारी बड़ी बहन है सुशीला देवी और मेरा नाम शिशिर कुमार चौधरी है, इन लोगों के ऊपर बुलेट से चढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक हम लोगों पर इतनी तेज़ से हमला किए जिसमें हमारा सिर भी फट गया, पिताजी को भी मारा है, हमारा छोटा भाई है हेमंत, उसको भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। इसके बाद मेरी बहन है, उसका साड़ी फाड़ दिया है, ब्लाउज फाड़ दिया है। इससे पूर्व में भी 2024 में मई सब में एक मारपीट किया था जिसमें हमारा हाथ तोड़ दिया था, सीरियस और फोड़ दिया था, जिसका प्राथमिकी दर्ज हुआ था पतौर थाना में। उसके बाद फिर वो जांच करके कोर्ट में चला गया। उसके बाद से लगातार ये हमारे लोगों पर दबाव बनाता रहा है, परेशान करता रहा है कि कैसे भी करके ये जगह छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष पद चुनाव 2025 का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के मदरसा हमीदिया किला घाट में आज वोटिंग की गई। वोटिंग के माध्यम से दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के नए अध्यक्ष चुनाव में जीत गए और मोहम्मद आकिब नजर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि सचिव पद के लिए पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं रुस्तम कुरैशी। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए आज रविवार को दरभंगा शहर का काफी प्रसिद्ध मदरसा हमीदिया किला घाट में संपन्न हुआ। इस मौके पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था देखने को मिली। वहीं लोग मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे थे। वोटिंग के संबंध में हमारे बीजे न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने कई लोगों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। क्या लास्ट 145 थे, ऐसे 5 सीट का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, 4 सीट पर अनकंटेस्टेड हो गया। फिर एक प्रेसिडेंट की सीट पर इलेक्शन हुआ, तो 3 कैंडिडेट आए,
145 वोटर से जिसमें 111 कॉल हुआ। 111 में जो विन किया लड़का उसको 60 वोट आया, सेकंड को 37 और थर्ड को 10, 4 वोट ये इनवैलिड हो गया। इस तौर पर जिसको 60 वोट आया वो डिक्लेयर किया गया। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अनकंटेस्टेड डिक्लेरेशन हुआ, जनरल सेक्रेटरी के पद पर अनकंटेस्टेड हुआ और ट्रेजरर और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर अनकंटेस्टेड हुआ। इस तरह से चुनाव संपन्न हुआ सरखुर्दी के साथ। आप लोगों का एहसान, सबों ने मदद किया चुनाव में, तो सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी निगाहें बायलॉज कब बनेगा, क्योंकि ये फिर अगले साल अगर चुनाव, ये भी 1 साल का हुआ है, फिर अगले साल इसके लिए चुनाव बैलेंस कमेटी भी बना दिया गया। हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। हम सुबह से 40वां के पहले हम लोग की मीटिंग हो जानी चाहिए, डिक्लेरेशन हो गया। मेन झंझट है वहाँ वोटर्स का, आपस में हम लोग को ये फैसला हो नहीं पा रहा है गोल्ड डिबेटर्स। हम बार बार करते हुए आ रहे हैं, जब तक कि अखरिया के अलावे अन्य लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा तब तो क्वालिफाइड लोग आ नहीं पाएंगे। सर एक सवाल, इसके अलावा तो हुआ जो 10 एक्स थे उन लोगों को मिल जी बिल्कुल, तब 145। सर एक सवाल और ये है सर कि लोग कह रहे थे कि अखरिया नहीं आएंगे, चुनाव आयोग का जो है बहिष्कार होगा, उसको आज फिर अखरिया लोग आए, अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, इस पर आपका क्या प्रक्रिया है? उनके समझ की बात है, उनके समझ को समझाइए कि आपकी समझ इतनी खराब क्यों हो गई। पब्लिक विश्वास करता है इलेक्शन में, अगर अखरिया को मौका नहीं दिया जाता, अगर वो वोट गिरा नहीं जाते तो कौन पूछेगा। हम लोगों ने एक अच्छा काम यह किया, सब अखरियों को सम्मान दिया, उनको खबर किया कि आप आइए वोट गिराइए। कौन सम्मान नहीं चाहता है भाई? कितना % वोटिंग हुआ देखा जाए? 80% के करीब, मोर देन 79%। जो नहीं आए वो नहीं, उसमें 12-13 आदमी ऐसे हैं जो बाहर हैं, वो बीमार हैं, और गर्मी में तो अच्छा भी नहीं निकल पा रहा है। जो आ गया उसका शुक्र अदा करते हैं, जो हम लोग के बीच आगे वोट गिराने के लिए। सर आपका शुभ नाम? हम बड़ी इमाम हाशमी। अभी तक निकल करके आया, कौन लोग जीते हैं, कितना मत से? देखिए, जो 10 तारीख को नामांकन हुआ था अंबर इमाम हाफिज एडवोकेट साहब के आवासीय कार्यालय पर, वहाँ जो है सचिव पद पर जो है बस एक रुस्तम कुरैशी साहब ने नामांकन किया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी पे शाहिद अतर साहब ने नामांकन किया था, एक ही उसको भी हुआ था। उपाध्यक्ष पद पर जो है हसन रजा साहब ने किया था, और कोषाध्यक्ष पर जो है महमूद अंसारी साहब ने किया था, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन किया था, आकिब नज़र साहब, फैसल साहब, फैयाज साहब और एक ये सदाब अनवर साहब। तो आज प्रेसिडेंट चूँकि वो लोग सिंगल थे तो वो लोग निर्विरोध उन लोगों को चयन हो गया था। सर्टिफिकेट हमने कहा था कि 15 को इलेक्शन के बाद सारी चुनाव समिति ने कहा था 15 को मिलेगा जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा। तो आज प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, 3 लोग थे। आकिब नज़र साहब को 60 वोट आया, फैयाज साहब को 10 और 37 वोट सदाब अनवर साहब को, और इनवैलिड वोट की संख्या 4 थी। इसमें साकिब नज़र साहब के प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं, अखाड़ियों ने उनको चुना है। इन लोगों से उम्मीद है कि दरभंगा शहर में जो मुहर्रम होता है, जिला मुहर्रम समिति को जो शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुहर्रम कराने का, ये लोग संपन्न कराने का काम करेंगे। टोटल कितने वोट पड़े थे? टोटल 143 वोट है, 111 वोट आज यहाँ टोटल गिरा, लगभग 80% कास्ट हुआ। क्या लग रहा है इस वोटर जो नहीं आ पाए, क्या वो नाराजगी के कारण नहीं आ पाए? एक नाराजगी की कोई बात ही नहीं, कुछ लोग बाहर, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, कुछ लोग आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, और कुछ लोग बीमार हैं, जो कुछ महिलाएं भी बीमार हैं। जो 1-2 जो अखरियाँ हमारी महिला है, उसमें से एक महिला अखरियाँ आई हैं, उन्होंने अपना जज्बा का दिया है कि मैं भी इस मुहर्रम को चलाने में मेरा भी योगदान होनी चाहिए। तो अक्सर पिछली बार वोट किया था उन्होंने, इस बार वोट किया। एक बीमार है और कुछ लोग बीमार हैं, कुछ शहर से इसलिए नहीं आ पाए। जो है लगभग 80% वोट गिरना, कास्ट होना, ये समझ में आता है कि दरभंगा शहर के जितना भी जिला के अखाड़ियाँ हैं वो सारे लोग चुनाव से खुश हैं, वो लोग चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए। पूर्व की जो कमेटी का विरोध था, क्या उसका असर दिखा? या देखिए, जो विरोध कर रहे थे वो भी हमारे भाई थे, उनको लगा कि हमारे चुनाव समिति से कुछ नाराजगी थी तो उनका विरोध रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो सब घर के लोग हैं, परिवार के, उन लोगों से भी आग्रह है सब लोग मिलकर मुहर्रम को कराने का काम करें। उनकी नाराजगी से उनसे नहीं, सब लोग घर के परिवार के लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, इसी जिला के लोग हैं। और अखाड़ियों पर डिपेंड था कि वो अखाड़ियाँ चुनाव समिति को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट, क्योंकि पिछली बार वो लोग भी चुनाव जीत कर आए थे तो उनको भी अखाड़ियाँ नहीं चुना था। तो अखाड़ियों ने जब हम आज उन्होंने साबित कर दिया कि ये चुनाव समिति सही है और चुनाव जो होना है ये भी उन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये चुनाव होना चाहिए था, और उन्होंने आकर वोट गिराया और सबों को चुनाव से जिता कर पहुँचाने का काम। पूर्व कमेटी के लोग भी वोट डाले हैं आज? नहीं, पूर्व कमेटी के लोगों का अभी उसमें से नहीं देखे हैं कौन कौन लोग नहीं डाले हैं,
लेकिन जितने भी 110 111 वोट गिरा, इसलिए कोई पूर्व और जो कमेटी थी, जो अभी कमेटी बनी, किसी से कोई इतना, सब लोगों से हमारा गुजारिश पूरे चुनाव समिति का कि दरभंगा शहर को सारे लोगों पर उनकी निगाह, सारे लोगों पर दरभंगा शहर देख रहे हैं, सबों को दरभंगा की मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में सब लोग सहयोग करें। ये सब एक परिवार और एक घर का मामला था। यहाँ से चुनाव समिति मुहर्रम की जो कुछ थोड़ा सा चल रहा था, जो छोटी छोटी बातें, इस सब बातों को अब खत्म करना है, विराम लगाना है और संपूर्ण तरीके से मुहर्रम को सफल बनाने सब लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। शुक्रिया। मुहर्रम कमेटी 2025 का आज चुनाव हो रहा है, किस पद के लिए चुनाव हो रहा है? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान हो रहा है। लगभग 96 वोट अभी तक गिर चुका है, 2 बजने वाला है और मुझे खुशी है कि तमाम अखरिया ने आकर के अपने वोट का उपयोग किया है। बहुत सारे लोग बाहर हैं, लगभग 15-20% लोग बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। सभी लोग बाकी मतदान करते हैं। कितने मतदाता हैं? 143 है टोटल। कहाँ पे हो रहा है ये चुनाव? मदरसा हमीदिया में। तो ये जो कोई अप्रिय घटना भी घटी है सुबह से अभी तक? नहीं, वो तो प्रत्याशी को समर्थक जब होते हैं तो हो हल्ला होता है, वो ऐसी बात नहीं। ये जो वोट जो गिरा सकते हैं, कैसे सदस्य हैं जो वोट गिरा? अखरिया है 131 और 12 जो हैं वो एक्स प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, सारे लोगों को मिला के 143। कितने बजे तक चुनाव का घोषणा? 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद चुनाव की गिनती शुरू। सर्टिफिकेट वितरण सर्टिफिकेट दिया जाएगा लगभग 4 दिन। अपना परिचय दें। जावेद अनवर, चुनाव समिति। कितने तारीख से शुरू हो रहा है, क्या उम्मीद की जा रही है? 27 से शायद शुरू होगा, 26-27 से। और जो भी अखरिया है, किस तरह से ये लोग अपना लाइसेंस को रिन्यूअल कराएंगे और कहाँ आके कराएंगे? देखिए, उसमें भी प्रशासन और अखरियों के बीच में ब्रिज बनता है। मुहर्रम कमेटी में आके वो जमा करते हैं। मुहर्रम कमेटी उस फॉर्म को भर करके, लाइसेंस के फॉर्म को प्रशासन को उपलब्ध कराती है। प्रशासन के आधार पर उनका रिन्यूअल करते हैं। और जो मुहर्रम में अलग अलग अखाड़े, अलग अलग मोहल्ले में जो मुहर्रम का खेल होता है, कब से कब तक, कितने तारीख से ये खेल शुरू हो जाता है? 1 तारीख से ही शुरू हो जाता है। हर कार्यक्रम को जो है प्रशासन को दिया जाता है, तो हर एक अखरिया का अलग अलग है। पहली मुहर्रम को ऐसे मिट्टी लाने का रिवाज है, उसके बाद 7वीं को लोग खेलते हैं, यहाँ नुमाइशी प्रोग्राम होता है जिला में। उसके अलावा अपने अपने इलाके में लोग अपने हिसाब से 5वीं को, चौथी को, छठी को, 7वीं को, 8वीं, 9वीं तक खेलते हैं। जो मुहर्रम अखरिया या खिलाड़ी है, किस तरह से खेल का आयोजन इस बार 2025 में करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो ये अपील करते हैं कि ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमारे कोई हिंदुस्तानी भाई को तकलीफ पहुंचे। हम लोग भाईचारे के माहौल में हम चाहते हैं, तभी तमाम कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करके उनको भी कमेटी में रखें आप। जैसे कि हमने जब मुहर्रम कमेटी में हम बने थे तो हमने सरपरस्त बनाया था। हमारे जितने भी लोग थे, दूसरे धर्मों के लोग थे, उनको सरपरस्त बनाया था जो सामाजिक काम में रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो है तमाम अखाड़े के लोग अपने इलाके के लोगों को, तमाम कम्युनिटी के लोगों को मिला करके अखाड़े को बनाएं और बढ़िया से मुहर्रम को मनाएं। कहीं से किसी तरह की कोई अशांति की वाली बात नहीं होनी चाहिए, आपस में कोई रिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना। अपना परिचय एक बार फिर। जावेद अनवर, चुनाव समिति सदस्य। चुनाव आयोग का जो पहल था, वो पहल को सक्सेसफुल देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि अखरिया लोग नहीं पहुंचेंगे, चुनाव आयोग का बायकाट करेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानते। लेकिन चुनाव आयोग की टीम के द्वारा जो है पूर्व में भी जो है चुनाव करा करके सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को चुना गया था, जो कि अभी फिर चुनाव हो रहा है। फिर जो है नया जो है सचिव चुने गए और नए जो है कोषाध्यक्ष चुने गए और आज अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 93 वोट हो चुका है अब तक। कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी हुई है, धूप में आने जाने में परेशानी हुई है। बाकी वोटिंग का रेशियो सुबह से अब तक बहुत अच्छा रहा है और हमारे टीम के जितने भी मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। जिला प्रशासन से भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, जिला प्रशासन का, जो उनकी जो भी थाना है, नगर थाना, लाड़ियासराय जिला मुहर्रम कमेटी का ये दूसरा चुनाव दरभंगा के इतिहास में दूसरा चुनाव होने जा रहा है और ये जो चुनाव है वो मदरसा हमीदिया किला घाट के अंदर में हो रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक ये चुनाव की प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होकर के दिन के 3 बजे तक चलेगी। किस पद के लिए चुनाव हो रहा है? सिर्फ सदर पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 कैंडिडेट हैं। क्या लग रहा है ये कितने समय के लिए जो पद है? इस बार जो चुनाव हो रहा है, अगली बार भी 1 साल के लिए चुनाव हुआ था, इस बार भी 1 साल के लिए चुनाव हो रहा है।
अगले साल फिर चुनाव होगा? अगले साल बिल्कुल चुनाव होगा। कितना मतदान यहाँ पे जो रखा गया मतदान केंद्र कुल कितना बनाया गया है? एक मतदान केंद्र है। टोटल मतदाता की संख्या कितनी है? 141 मतदाता की संख्या। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीदार हुसैन चांद। चुनाव हो रहा है, मोहर्रम कमेटी का क्या कहना है? देखिए, ये तो दरभंगा के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो आज 24 और दूसरा 25 में चुनाव से ही लोग सदर और सेक्रेटरी चुन कर जाएंगे। कुछ पद है जो निर्विरोध हो गए। एक ही पद के लिए चुनाव हो रहा है सदर के लिए, जिसमें 3 कैंडिडेट हैं और 10 से 3 बजे तक का टाइम रखा गया है। शांतिपूर्वक वोट हो गई। लमसम 96 वोट हो चुका है और कुछ वोट आने का संभावना है। और जो लोग भी चुनाव के प्रति किसी तरह का सोच रखते हैं वो अपना सोच को हटा करके ये चुनाव को सम्मानित करे, चुनाव को माने, यही हम लोग कहेंगे। निर्विरोध जो चुने गए कौन कौन सा पद के लिए निर्विरोध चुने गए? सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची, उपाध्यक्ष। और आज जो हो रहा है? आज हो रहा है सदर के लिए, जिसमें 3 कैंडिडेट हैं। सहमति से वोट हो रही है। वोटर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। किसी से कोई सुरक्षा का क्या इंतजाम? सुरक्षा का भी, आपको प्रशासनिक भी, और जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो भी एक्टिव हैं। कहीं से कोई हंगामा नहीं, बहुत शांति से हो रहा है। अपना परिचय? मोहम्मद मुख्तार, पंचायत मुखिया। 15 जून को दिन के 9 बजे दरभंगा के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड IVF में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने कहा कि दरभंगा में तीसरी बार 15 जून दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दिन के 2:30 बजे तक हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड IVF में लाइव एंडोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा सर्जरी की गई है। ये वर्कशॉप दरभंगा में आयोजित किया गया है। इस वर्कशॉप से दरभंगा में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिससे बांझपन में जो भी समस्याओं का सामना महिलाओं को फेस करना पड़ता है, उस कठिनाइयों को दूर किया जा सके। उसकी पूरी जानकारी लाइव माध्यम से दी गई है। रोज द मेडिसिटी एंड IVF के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से रविवार को लाइव एंडोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। PGI चंडीगढ़ से प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार दरभंगा के हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड IVF के स्त्री रोग विशेषज्ञों के समक्ष मरीजों की सर्जरी की गई है। गुंजन त्रिवेदी, कंसल्टेंट रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर। आज हमारे अस्पताल में इनफर्टिलिटी के केस का खासकर और साथ में लेप्रोस्कोपी से जो दूरबीन से जो बच्चेदानी की ऑपरेशन होती है उसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, और अभी चल रही है। ये लगातार चलती रहेगी। मैक्सिमम केसेस हम लोग कोशिश करेंगे आज हैंडल करने का। अभी शाम रात तक ये चलेगी। सभी केसेस का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो रहा है। विशेषतः इसमें बांझपन के केसेस को, इनफर्टिलिटी के केसेस को हमने लिया है, जिनके 3, 4, 5 एबॉर्शन हो चुके हैं, 1-2 इक्टोपिक हो चुके हैं, जिनके 8-9 साल शादी के हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बच्चेदानी में गांठ है, जिनके बच्चेदानी में पॉलिप है, कुछ लोगों की बच्चेदानी चिपक चुकी है, कुछ लोगों की बच्चेदानी छोटी है ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको हम लोग मेट्रोप्लास्टी से इंक्रीज करेंगे, जिनकी बच्चेदानी चिपक गई है उनको साइनिकिया रिलीज करेंगे, और एसरमैन सिंड्रोम जिसको कहते हैं उस बीमारी का भी इलाज करेंगे। इस तरह से हम लोग विशेषतः जैसे मैक्सिमम हमने 20 केसेस रखा है, बट 12 से 15 केसेस हम लोग निकाल पाएंगे, जिसमें हम लोगों ने विशेषतः इनफर्टिलिटी के केसेस और लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी और मायोमेक्टोमी, जिसमें बच्चेदानी की गांठ, बोलचाल की भाषा में जिसे रसौली कहती है, उसको हटाने की प्रक्रिया दूरबीन से होगी। इस तरह से हम लोग दरभंगा में पहले भी करते रहे हैं और इस तरह के ऑपरेशंस होते रहे हमारे अस्पताल में। मैं कर रही हूँ दैट इसको और भी एडवांस गेस्चर देने की कोशिश में इस और वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन। गेस्ट के रूप में कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पधारे थे? अभी मधुबनी से, समस्तीपुर से, मधुबनी के मेडिकल कॉलेज से, मधुबनी की डॉक्टर एकता, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर रस्तोगी और डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर सब लोग आए हुए हैं। मधुबनी से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, इवन बेगूसराय से भी। आज अस्पताल में क्या क्या कार्यक्रम हुआ आपके पास? हम लोगों ने इनिशियली OT स्टार्ट किया। 2 केसेस के बाद हम लोगों ने इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखा। इनॉग्रेशन में हमने सारे दरभंगा के सीनियर डॉक्टर्स को इनवाइट किया था। सबों ने अपना योगदान, अपना कीमती समय यहाँ आकर दिया और हमें आशीर्वाद दिया और हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया।
मिथिलांचल वासियों को मैम क्या संदेश देना चाहेंगी? और दरभंगा की जनता को जो दिल्ली और मुंबई की सुविधाएं, बेंगलोर की सुविधाएं हम लोग दरभंगा में देने की कोशिश करें। खर्च कितना पड़ रहा है मैडम ये फैसिलिटी में? खर्च? हाँ जी। अभी हम लोगों ने बस डॉक्टर्स का खर्च नहीं लिया, मरीजों से दवा और दवा के खर्च में काम कर रहे हैं, और हमारा सेटअप में जो खर्च होगा दैट आई विल बियर, उसमें हमारे मरीजों का कोई होगा। एक तरह से ये निःशुल्क हो रहा है। एक तरह से डॉक्टर्स की फीस नहीं लग रही, बस उन्हें दवाइयों के खर्च पे मिनिमम या मशीन की थोड़ी बहुत जो खर्च है धागे होगी की वो लिया हमने। इस तरह का आयोजन आगे भी चलता रहेगा? पहले भी होता रहा हमारे अस्पताल में और आगे भी होता रहेगा। मेल इनफर्टिलिटी पे मैं रिसेंटली कुछ ही दिनों में करूंगी, और फीटल मेडिसिन जिसमें कि बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां हो जाती हैं उसके पेट के अंदर जो इलाज करते हैं, जो एक न्यूअर एडवांसमेंट्स है हमारे गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल फील्ड में, उसका भी मैं बहुत जल्दी यहाँ पे वर्कशॉप करूंगी, जिसमें दरभंगा के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करूंगी, दरभंगा और आसपास के डॉक्टरों को, और आगे अधिक से अधिक बच्चे हमारे देश में, हमारे बिहार में स्वस्थ जन्म ले सके, इसका भी एडवांसनेस लाऊंगी। कई बच्चे जो विकलांग पैदा हो जाते हैं, उनका कई बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां जो पेट के अंदर ही होती है, कुछ ट्यूमर्स, कुछ किडनी की प्रॉब्लम, कुछ ये सब पेट के अंदर ही अब इलाज पॉसिबल है, जिसकी सुविधा अभी दरभंगा में नहीं है, बट वेरी रिसेंटली हम लोग उसको भी लाएंगे। दरभंगा से हम हैं, और दरभंगा में रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में जो इसी कंसल्टेंट डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं और डॉक्टर कविता हैं, इन लोगों के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जो इंडोस्कोपिक वर्कशॉप गायनेकोलॉजिकल जो डिजीज होता है उसके लिए किया गया है। यहाँ पे ये लगता है कि किसी को बांझपन की प्रक्रिया है या फिर बच्चा होने में जो दिक्कत है, और उसके जो भी एसोसिएटेड ऑर्गेनिक लीजन्स कुछ भी अगर बॉडी के अंदर में है, जैसे कि यूट्रस का सट जाना हो, कोई गांठ हो यूट्रस के अंदर में, ट्यूब का बंद होना, उसकी कैंसलाइजेशन नहीं अगर होना, तो इन सारे चीज़ों को ना पहले बड़े बड़े मतलब पेट खोल के ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी। तो अभी के समय में क्या हो गया है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजन देते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी देना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्रस से वजाइना के थ्रू जाके इंडोस्कोपिकली यूट्रस को करेक्ट बिल्कुल कर दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस के लिए ही इसका प्रशिक्षण का पार्ट रखा गया है, क्योंकि दरभंगा में हमारा लगातार मेडिकल के लाइन में लगातार विस्तार होता जा रहा है, और आप लोगों को सबको पता है कि रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर हमेशा से गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के पार्ट्स में अपनी नई आयाम इस मिथिलांचल ही पूरे बिहार में अपने दे के रखा है। कितने दिनों की ट्रेनिंग है ये बस आज की ट्रेनिंग है। इसमें इंडोस्कोपी के सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर संजीव कुमार इसके एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारी जो पूरी दरभंगा की टीम है, वो सारी की सारी टीम इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडोस्कोपिक सर्जरी में के पार्ट्स में जो लैब का काम होता है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारा नट जैसे जो स्टिचिंग बांधते हैं, उसको बांधने की प्रक्रियाएं जो है, उसके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट्स हैं। कुछ OT के अंदर जो काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट की जाती है। बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं या जो भी इच्छुक डॉक्टर्स हैं, वो हैंड ऑन प्रैक्टिस की प्रक्रिया वहाँ पे कर रहे हैं, OT के अंदर भी और बाहर भी उन लोग के लिए डेमो पार्ट लगा हुआ है, जो आप देखेंगे नीचे में OT के ठीक सामने लगा है। तो उन सबको किया जा रहा है कि सबको एक्सपर्ट बनाया जा सके। हाँ,